हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अंकित और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द लूसीफर कैंडल, जहां पर आपको सीखने और समझने को मिलती हैं ऑप्शन चेन की अवधारणाएं, ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में और आसान भाषा में। तो सर, यहाँ से वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं, चल पड़ते हैं मुद्दों की बातों करने की तरफ। तो हम क्या कर रहे थे, पिछले दो वीडियो से हम डेबिट स्प्रेड को समझ रहे थे। तो पहले वीडियो में हमने डेबिट स्प्रेड को थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझा था, उसके पीछे की अवधारणाओं को जाना था, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय कैसे करते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन सब चीजों को देखा था। तो सर, इस वीडियो का एजेंडा क्या होने वाला है। इस वीडियो का एजेंडा ये होने वाला है, आज हम क्रेडिट स्प्रेड को समझेंगे, उसके पीछे जो जो अवधारणाएं होती हैं उसको जानेंगे, और उसके बाद हम बढ़ चलेंगे ये समझने की इसे प्रैक्टिकली डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो सर, आज का वादा क्या होने वाला है। आज का वादा ये होने वाला है, क्रेडिट स्प्रेड से जुड़ी हुई जितनी भी बातें अभी मैंने की हैं उन सारी बातों को आपको आपके दिमाग में एक आसान भाषा के माध्यम से उन बातों को आपके दिमाग में बिठा देना, ये आज का वादा होने वाला है। तो सर, अगर आप भी इस क्रेडिट स्प्रेड को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, उस लाइक के बटन को दबा दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक नोटबुक और पेन आपके हाथ में आ जाना चाहिए। तो सर, चलिए शुरू करते हैं। तो सर, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें चल पड़ना है क्रेडिट स्प्रेड को समझने की तरफ। और ये क्रेडिट स्प्रेड हम कैसे समझने वाले हैं। सर, ये क्रेडिट स्प्रेड हम वैसे ही समझेंगे जैसे हमने डेबिट स्प्रेड को समझा था। तो हमने डेबिट स्प्रेड को कैसे समझा था, हमने डेबिट स्प्रेड को एक उदाहरण की मदद से समझा था। तो हम क्रेडिट स्प्रेड को भी एक उदाहरण की मदद से समझेंगे, और यहाँ हम वही उदाहरण का प्रयोग करेंगे जिसकी मदद से हमने डेबिट स्प्रेड को समझा था। तो आइए सर, उस उदाहरण को दोहरा लेते हैं। उस उदाहरण में जितने भी फैक्ट इस्तेमाल किए गए थे वो तीनों फैक्ट मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3। तो ये तीनों फैक्ट क्या थे, वही शहर के पास एक जमीन थी जिसका कितना प्राइस था, 50 लाख रुपए था। चर्चा क्या थी, चर्चा ये थी कि भैया की हाईवे आने वाला है, अगर वो हाईवे आ जाएगा तो जमीन का दाम 50 लाख से बढ़ के 80 लाख हो जाएगा। तो वहां पे एक मिस्टर कौन थे, एक मिस्टर रोहन थे, जो बाइंग साइड थे, वो उस लैंड को बाई करना चाहते थे। तो वो भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते थे कि वो भी 50 लाख से जो चीज 80 लाख हो तो वो भी बीच का मुनाफा इन कैश कर सकें। तो उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया और जमीन के मालिक के पास पहुंच गए। तो रोहन ने जमीन के मालिक के पास जाके क्या बोला कि मुझे ये जमीन 50,000 रुपए, अब मैं 50,000 रुपए आपको अभी दे रहा हूँ। ये 50,000 रुपए मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एक हक चाहिए आपसे कि एक महीने बाद जब मैं इस जमीन को खरीदने आऊं तो वो जमीन आप मुझे 50 लाख में ही दें, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। इस चीज के मैं आपको 50,000 रुपए देने को तैयार हूं। अगर एक महीने बाद मैं उस जमीन को 50 लाख में नहीं खरीद पाया तो ये 50,000 रुपए आपके हो जाएंगे। ऐसा एक ऑफर देता है रोहन किसे, लैंडलॉर्ड को। वो ऐसी बात क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि एक महीने बाद तो हाईवे आ ही जाएगा, वो 50 50 लाख की जमीन हो जाएगी 80 लाख की, और वो 80 लाख की जमीन को 50 लाख रुपए देके खरीद लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है रोहन के साथ, रोहन रोहन ने क्या किया, रोहन ने जैसे ही सॉरी हाँ, रोहन ने जैसे ही 50,000 रुपए लैंडलॉर्ड को दिए तो इस डील की स्टार्टिंग में ही 50,000 रुपए से रोहन डेबिट हो गया। हमने ये बात समझ ली थी, जो बायर्स होते हैं वो डेबिट साइड चले जाते हैं। अब थोड़ी लैंडलॉर्ड की साइड भी समझ लेते हैं। जब रोहन ने 50,000 रुपए लैंडलॉर्ड को दिए होंगे तो लैंडलॉर्ड के पास डील की स्टार्टिंग में ही वो 50,000 रुपए क्या हो गए, डील की स्टार्टिंग में ही रोहन के पास वो 50,000 रुपए क्रेडिट हो गए। तो अब लैंडलॉर्ड ने 50,000 रुपए क्यों लिए, क्योंकि लैंडलॉर्ड को ये लग रहा है कि एक महीने में हाईवे हाईवे तो कुछ नहीं आने वाला, ये 50,000 रुपए कमाने का बहुत अच्छा मौका है। एक महीने में हाईवे आएगा नहीं, 50,000 रुपए लैंडलॉर्ड के हो जाएंगे। तो लैंडलॉर्ड ने इस वजह से इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही एग्जाम्पल में रोहन का भी रिस्क है और लैंडलॉर्ड का भी रिस्क है। तो रोहन का रिस्क क्या है, रोहन का रिस्क 50,000 रुपए जो कि टोकन मनी है वो रोहन का रिस्क है। क्यों, क्योंकि अगर हाईवे आया ही नहीं तो 50,000 रुपए पूरे डूब जाएंगे। वो कौन ले जाएगा, वो लैंडलॉर्ड ले जाएगा। और यहाँ पे लैंडलॉर्ड का रिस्क है क्या, लैंडलॉर्ड का भी रिस्क है कि अगर वो हाईवे आ गया, अगर वो हाईवे आ गया तो उस जमीन की कीमत 50 लाख से बढ़ के 80 लाख हो जाएगी।
और 80 लाख की चीज उसे ना चाहते हुए भी 50 लाख में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, उसने ऐसा एक एग्रीमेंट किया है रोहन के साथ। तो यहाँ पे रिस्क लैंडलॉर्ड का भी है। तो हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि डेबिट स्प्रेड की जो अवधारणा है उसका इस्तेमाल करके रोहन अपना रिस्क कैसे बचा सकता है। हमने क्या समझा था पिछले वीडियो में, जब हम डेबिट स्प्रेड समझ रहे थे तो हमने ये समझा था कि डेबिट स्प्रेड की जो अवधारणा है उसका इस्तेमाल करके रोहन अपना रिस्क को कैसे मैनेज कर सकता है। अब हमें क्या समझना है, अब हमें क्रेडिट स्प्रेड समझना है। तो क्रेडिट स्प्रेड हम समझेंगे और हम ये समझेंगे जो क्रेडिट स्प्रेड की जो अवधारणा है, क्या हम उसका इस्तेमाल करके लैंडलॉर्ड का कुछ रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, हमें ये बात समझनी है। तो अभी हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि ये लैंडलॉर्ड ऐसा क्या करे, ये लैंडलॉर्ड ऐसा क्या करे कि भाई उसका भी रिस्क कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाए, मैनेज हो जाए। क्योंकि पिछले वीडियो में हम ये तो देख चुके हैं कि रोहन का रिस्क तो मैनेज हो गया था, क्या लैंडलॉर्ड का रिस्क भी यहाँ कम हो सकता है, मैनेज हो सकता है। अब हमें ये चीज देखनी है, तो चल पड़ते हैं इस बात को समझने और परखने की तरफ। तो आइए दोस्तों, यहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं लैंडलॉर्ड भाई साहब की रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कम किया जाए। और ये बात समझने के लिए चल पड़ते हैं बोर्ड की तरफ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ लैंडलॉर्ड का केस लिखा हुआ है। तो पहली चीज क्या आ गई, 50,000 रुपए क्रेडिटेड। तो ये 50,000 रुपए क्रेडिट क्यों हुए थे लैंडलॉर्ड के पास, हालांकि ये बता चुका हूं, फिर भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए कि भाई कि अगर किसी ने कुछ बेचा होगा तो उसके एवज में, उसके अगेंस्ट में ही तो उसे रुपए प्राप्त हुए होंगे। तो ऐसा ही लैंडलॉर्ड के साथ हुआ है। तो लैंडलॉर्ड ने क्या बेचा है यहाँ पे, जिसके अगेंस्ट उसे 50,000 रुपए दिए रोहन ने, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने क्या बेचा है, एक राइट बेचा है। क्या बेचा है, एक हक बेचा है। ये राइट क्या है, तो यहाँ पे कौन सा राइट बेचा गया है, तो लैंडलॉर्ड ने ये बोला कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम 50,000 रुपए मेरे को दे दो और मैं तुम्हें ये हक देता हूँ कि 1 महीने बाद तुम आना और मेरी इस जमीन को 50 लाख रुपए में खरीद लेना, चाहे उस वक्त भाव कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, तो ये हक बेचा है लैंडलॉर्ड ने किसको, रोहन को। इसके एवज में उसे 50,000 रुपए मिले हैं। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, वाई, उसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उसको लगता है कि हाईवे हाईवे कुछ आएगा नहीं, और अगर हाईवे नहीं आएगा तो 50,000 रुपए रोहन के उसके हो जाएंगे। तो उसको ये क्या दिख रहा है, 50,000 रुपए कमाने का अवसर दिख रहा है। यहाँ पे उसकी मनोदशा ये थी क्योंकि उसके 50,000 रुपए कमाने थे, इसलिए इस डील में आया, इसीलिए उसने ये राइट बेचा। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड भाई साहब का रिस्क क्या है, अगर वो हाईवे सचमुच आ गया, अगर वो हाईवे रियल में आ गया, तो जो लैंडलॉर्ड की जमीन है उसका प्राइस हो जाएगा 80 लाख, और उसको ना चाहते हुए भी वो 80 लाख की जमीन अपनों वो उसे रोहन को देनी पड़ जाएगी 50 लाख में, क्योंकि इस तरह का एक उनका इस तरह का एक डील हुई है, इस तरह का सौदा हुआ है। तो अब 10-15 दिन बीते और बस महीना खत्म होने में 10-15 दिन ही रह गए, तो यहाँ पे हमारे लैंडलॉर्ड भाई साहब को डर सताने लगा कि अगर वो हाईवे आ गया तो उनका तो नुकसान हो सकता है, उनकी वो 80 लाख की जमीन जो हो जाएगी उन्हें 50 लाख में बेचनी पड़ेगी। तो उनको डर सताने लगा, तो उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया कि नहीं नहीं, मुझे भी अपनी रिस्क को कम करना है, इस तरह से नहीं चलेगा काम। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी जमीन थी, मान लीजिए ये रही रोड, जो उनकी लैंडलॉर्ड भाई साहब की जमीन थी, उसके ही बगल में एक और जमीन थी, एक और जमीन थी। ये किसकी थी, ये था दोस्त, फ्रेंड ऑफ लैंडलॉर्ड। तो जिस तरह का सौदा रोहन ने लैंडलॉर्ड के साथ किया था 50,000 रुपए देके, उसी तरह का सौदा लैंडलॉर्ड ने क्या किया, अपने दोस्त के साथ कर लिया 15,000 रुपए देके। यहाँ पे क्या दिए इसने, 15,000 रुपए जमीन के मालिक ने, जिस लैंडलॉर्ड ने अपने फ्रेंड को दिए, और फ्रेंड को देते हुए वही रोहन वाली बात बोली कि ये लो मेरे दोस्त, 15,000 रुपए पकड़ो, 1 महीने बाद अगर इस जमीन का भाव अगर महंगा होता है तो मैं भी सस्ते दामों में खरीद लूंगा तुमसे जमीन। और यही बात रोहन ने लैंडलॉर्ड से करी थी कि ये लो भाई पकड़ो 50,000 रुपए, और अगर तुम्हारा 1 महीने बाद जमीन की कीमत अगर कितनी भी ऊपर चलेगी उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो 50 लाख में खरीद लूंगा। और सेम बात इस लैंडलॉर्ड ने अपने दोस्त के पास जाके बोली। तो उसने अपने दोस्त से क्या बोला कि चल ठीक है, तू इस जमीन का मालिक है, ये पकड़ 15,000 रुपए,
और 1 महीने बाद जो भी भाव रहेगा ज़मीन का उससे मुझे मतलब नहीं है, कितना भी बढ़ जाए उससे मतलब नहीं है। मैं एक बता रहा हूँ, मैं उसी सस्ते दाम में उस ज़मीन को खरीदूँगा, इसी के लिए मैं तुम्हें 15,000 रुपए दे रहा हूँ। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। तो अगर वो ऐसा करता है तो क्या होगा? सबसे पहले क्या हुआ था, उसके पास 50,000 रुपए क्या आए थे, किसके थ्रू आए थे? रोहन के थ्रू आए थे, जो कि क्रेडिट हुए थे, सीधे सीधे लैंडलॉर्ड को मिले थे। और दूसरे केस में लैंडलॉर्ड ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 15,000 रुपए उस लैंडलॉर्ड की जेब से चले गए, जो किसे मिल गए? उसके दोस्त को मिल गए, और ये डेबिट हो गया। अब लैंडलॉर्ड के पास कितना रुपए बचा? 35,000। दैट मीन्स कि अगर इस तरह का सौदा उसने कर लिया है अपने दोस्त के पास सॉरी, अगर अगर ये सौदा उसने कर लिया है लैंडलॉर्ड ने अपने दोस्त के पास, अगर वो हाईवे भी आ जाता है, अगर वो हाईवे सब चलिए पहले ये सिनेरियो देखते हैं कि हाईवे अगर नहीं आता है, अगर ये लैंडलॉर्ड ने क्या किया, अपने दोस्त के साथ इस तरह का सौदा कर लिया, अब 1 महीना बीता और हाईवे आईवे कुछ नहीं आया। अगर हाईवे आईवे कुछ नहीं आया तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सिर्फ 35,000 रुपए मिलेंगे। 35,000 रुपए क्यों मिलेंगे? कि इसने भी तो अपने दोस्त के साथ यही बात की थी कि ये लो 15,000 रुपए, 1 महीने बाद अगर जमीन महंगी हुई मैं इसे सस्ते दामों में खरीद लूंगा तुमसे, जो इसकी आज की कीमत है, इसी बात के मैं तुम्हें 15,000 रुपए दे रहा हूं। तो अगर वो हाईवे आया ही नहीं तो जमीन के दाम बढ़ेंगे ही नहीं। तो अब ये लैंडलॉर्ड फिर क्यों जाएगा अपने दोस्त के पास खरीदने के लिए? तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसके भी ये 15,000 रुपए चले जाएंगे। अगर हाईवे नहीं आया तो लैंडलॉर्ड के ये 15,000 रुपए चले जाएंगे, क्योंकि उसने अपना इस रिस्क को कवर करने के लिए ही तो अपने दोस्त के पास गया था, क्योंकि उसने ये बोला था कि भैया कि ये 15,000 रुपए पकड़ो, अगर जमीन का भाव बढ़ गया तो हम उससे हमें मतलब नहीं है, जो आज का भाव चल रहा है हम उस भाव पे आके तुमसे खरीद लेंगे, ये बात करी थी लैंडलॉर्ड ने। तो अब जब वो हाईवे आए ही नहीं तो जमीन का प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, और लैंडलॉर्ड अपने दोस्त से कम दाम में जमीन खरीदेगा भी नहीं। तो उस केस में क्या होगा, 15,000 रुपए उसके चले जाएंगे लैंडलॉर्ड के, और उसको टोटल फायदा कितना हो जाएगा? 35,000 का। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट उसका कम तो हो गया, ठीक है, बुरा लग रहा होगा, लेकिन लेकिन अब क्या होगा कि जब हाईवे आ जाएगा, यहाँ पे अब लैंडलॉर्ड की रिस्क की बात करते हैं कि जब हाईवे आ जाएगा तब क्या होगा। जब हाईवे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, जब अगर हाईवे आ गया तो जो लैंडलॉर्ड की जमीन का दाम था 50 लाख, वो क्या हो जाएगा? 80 लाख। तो 1 महीने बाद रोहन आएगा, लैंडलॉर्ड को 50 लाख रुपए देगा, और वो 80 लाख की जमीन अपने नाम करा लेगा। तो यहाँ तो लैंडलॉर्ड को घाटा हो गया, लेकिन उसने ये 15,000 रुपए अपने दोस्त को देके एक सौदा और किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हाईवे आने से ही, आने के कारण इस जमीन के भी तो भाव बढ़ेंगे। तो अगर इस जमीन के भाव बढ़ेंगे तो लैंडलॉर्ड का अपने दोस्त के साथ भी तो एग्रीमेंट है, तो भाव बढ़ेंगे तो उसको यहाँ से फायदा हो जाएगा। कहाँ से फायदा हो जाएगा? उसको दूसरी डील से फायदा हो जाएगा। आई होप ये सारी बात आपको समझ आई होगी, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने क्या किया, लैंडलॉर्ड को तो ये लग रहा था कि हाईवे आएगा ही नहीं, 50,000 रुपए उसे मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे ही 10 दिन बीते उसे डर सताने लगा कि अगर हाईवे आ गया तो उसे 80 लाख की जमीन 50 लाख में देनी पड़ेगी। तो भगता हुआ अपने दोस्त के पास गया, उसके पास कितने रुपए थे? 50,000 रुपए थे। तो 50,000 रुपए में से 15,000 रुपए उसने अपने दोस्त को पकड़ाए कि ये 15,000 रुपए तू रख, और अभी जो तेरी जमीन की कीमत है 1 महीने बाद आके मैं उसी कीमत पे उससे जमीन खरीद लूंगा। तब मुझसे ये मत कहना कि भैया कि इतने रुपए बढ़ गए, या ये हो गया, ये वो हो गया। ये 15,000 रुपए मैं तुम्हें इसी चीज के दे रहा हूँ कि मुझको हक दे दो कि जो अभी का भाव है उसी भाव पे मैं 1 महीने बाद आके तेरी जमीन खरीद सकूं। ठीक, यहाँ पे उसने वो डील कर ली। तो अगर हाईवे आ जाता है तो फिर रोहन तो यहाँ जीत जाएगा। अगर हाईवे आ जाता है तो रोहन तो, वो लैंडलॉर्ड की जमीन 80 लाख की हो जाएगी, वो आके 50 लाख में खरीद जाएगा रोहन। अब उसके बाद जो यहाँ पे नुकसान होगा लैंडलॉर्ड को, वो कैसे कवर होगा? फिर वो भगता हुआ जाएगा अपने दोस्त के पास कि मैंने तुझे 15,000 रुपए दिए थे, अब ये ले पकड़, जो भी तेरा जमीन का भाव चल रहा है इतने रुपए। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड को क्या हुआ, उसको भी एक महंगी जमीन सस्ते दामों में मिल जाएगी। जो उसका वहां पे थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा या ठीक ठाक लॉस हुआ होगा, वो यहाँ पे काफी हद तक कवर भी हो जाएगा।
आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज मैं बता देता हूँ, देखने लायक चीजें बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लैंडलॉर्ड के साथ हुआ क्या था, यहाँ पे सबसे पहले लैंडलॉर्ड ने बेचा था। क्या बेचा था? सबसे पहले लैंडलॉर्ड ने हक बेचा था, राइट बेचा था। सबसे पहली चीज क्या हुई थी यहाँ पे? सेलिंग हुई थी। और दूसरी चीज क्या हुई थी यहाँ पे? दूसरी चीज क्या हुई थी वो इसमें जो 50,000 रुपए मिले थे, 50,000 में से 15,000 रुपए लेके अपने दोस्त के पास चला गया था और दोस्त को उसने 15,000 रुपए दिए थे और वहां से उसने क्या खरीदा था? एक हक खरीदा था, एक हक खरीदा था, एक राइट खरीदा था। तो दूसरी बार लैंडलॉर्ड ने क्या किया? बाई किया। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि अगर लैंडलॉर्ड को अपनी रिस्क कम करनी है तो सबसे पहले सेलिंग, उसके बाद बाई। तो अब हम यहाँ से क्या करने की तरफ अपना रुख करेंगे? जो हमने बातें इस लैंडलॉर्ड के केस में समझी, जैसे जैसे हमने उसका रिस्क कम किया, क्या इसी तरह से, क्या इसी तरह की अवधारणा क्रेडिट क्रेडिट स्प्रेड में चलती है? अब चल पड़ते हैं इस बात को परखने की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हमें किस बात को परखना है? हमें अब इस बात को परखना है जो अभी उदाहरण हमने देखा था, जहां हमने लैंडलॉर्ड का रिस्क कम किया था, उसके रिस्क को मैनेज किया था। क्या उसी तरह से चीजें क्रेडिट स्प्रेड में भी होती है? हमें इस बात को परखना है। तो चल पड़ते हैं इस बोर्ड की तरफ। यहाँ पे इस साइड लैंडलॉर्ड का केस लिखा हुआ है और इस साइड क्रेडिट स्प्रेड का केस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड क्या करता है? लैंडलॉर्ड सबसे पहले सेलिंग करता है। क्या सेल करता है लैंडलॉर्ड? सबसे पहले हक, राइट। राइट सेल करता है। किसे सेल करता है? रोहन को सेल करता है। और क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसका एक व्यू होता है, उसको लग रहा होता है हाईवे हाईवे कुछ आएगा नहीं। और रोहन ने क्या बात की होती है लैंडलॉर्ड से कि भैया ये 50,000 रुपए पकड़ लो और जो 1 महीने बाद में आके आपकी जमीन 50 लाख में खरीद लूंगा, चाहे उसका भाव कितना भी हो उस टाइम पे। तो ये हक रोहन मांगता है और इस हक को जो लैंडलॉर्ड है रोहन को बेच देता है और उसके अगेंस्ट में उसे 50,000 रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्टार्टिंग में ही लैंडलॉर्ड ने क्या बेच दिया? एक राइट बेचा और उसके अगेंस्ट उसको 50,000 रुपए क्रेडिट हुए यहाँ पर। तो अब इसने ऐसा क्यों किया लैंडलॉर्ड ने? क्योंकि उसके पास एक व्यू था। उसका व्यू क्या था? उसको पता था हाईवे हाईवे कुछ नहीं आएगा और 1 महीने बाद ये 50,000 रुपए मेरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड में एक सेलर क्या करता है, एक राइटर क्या करता है? उसको ये लगता है कि बाजार 26,000 से नीचे नहीं जा सकता, तो इसलिए वो पुट ऑप्शन को बेच देता है। अब उसको क्या लगता है कि भाई मार्केट 26,000 के नीचे नहीं जा सकता, तो उसने किसमें बिकवाली कर दी? 26,000 के पुट ऑप्शन में बिकवाली कर दी। क्यों कर दी? भाई उसका भी व्यू है, उसको भी लगता है कि भाई जैसे लैंडलॉर्ड को लगता है कि हाईवे नहीं आ सकता, वैसे यहाँ लगता है इनको कि जो बाजार है, मार्केट है, 26,000 से नीचे नहीं गिर सकता है। तो उन्होंने भी अपना व्यू बना लिया और 26,000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। प्रीमियम चल रहा था 100 रुपए, लॉट साइज था 65। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्रॉस क्रेडिट, टोटल रुपए कितना क्रेडिट हुआ? तो 100 का प्रीमियम, 65 का लॉट साइज, तो 6,500 रुपीज प्रीमियम क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड को स्टार्टिंग में ही 50,000 रुपए क्रेडिट हो गए थे। इन्होंने हक बेचा था और इनको 6,500 रुपीज क्रेडिट हो गए। इनने 26,000 की एक स्ट्राइक प्राइस बेची थी। क्यों बेची थी? यहाँ पे इनका व्यू था कि हाईवे नहीं आएगा। इनका व्यू था कि बाजार 26,000 से नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे दोनों बातें तो सेम है। लेकिन एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, जो मैं पहले ही ले चुका हूँ। वो क्या है? आप ये बोल सकते हो, सर आप तो ये बोल रहे हो कि ये क्रेडिट होगा, जब हम सेलिंग करने जाते हैं तो 2.25 लाख 2 लाख रुपए की हमें लग जाता है पैसा। तो सर वो जो आपके प्रीमियम जो आपके पास क्रेडिट हुआ है, उसकी एवज में आपसे एक थोड़ी सी मार्जिन मनी ली जाती है। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिएगा। हालांकि क्रेडिट तो होता ही है। अब दूसरे बार में इन्होंने क्या किया? अब लैंडलॉर्ड को थोड़ा डर लगने लगा। लैंडलॉर्ड ने सोचा अगर हाईवे आ गया तो उसका व्यू गलत हो जाएगा और उसको वो 80 लाख की जमीन 50 लाख में बेचनी पड़ेगी। तो उसने भी सोचा अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो वो रिस्क को कैसे मैनेज किया उसने? वो अपने दोस्त के पास गया। जो उसकी जमीन थी, उस जमीन के बगल में उसके दोस्त की भी जमीन थी और वो अपने दोस्त के पास गया और दोस्त के पास जाके उसने रोहन वाली बात कर दी। क्या रोहन वाली बात कर दी? तो ये लैंडलॉर्ड अपने दोस्त के पास जाके बोलता है कि ये 15,000 रुपए ले लो और मुझे एक हक दे दो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है लैंडलॉर्ड? पहले तो उसने हक बेचा था किसको? रोहन को। अब ये हक खरीद रहा है अपने दोस्त से। अब क्या कह रहा है लैंडलॉर्ड? ये 15,000 रुपए तुम ले लो और मुझे एक हक दे दो
कि अभी जितना भी प्राइस है तुम्हारी जमीन का, 1 महीने बाद आके उसी प्राइस में मैं तुम्हारी जमीन खरीद लूंगा, चाहे भाव कितना भी बढ़ जाए। तो उसका दोस्त भी उसकी बात मान लेता है, उसके दोस्त को भी लगने लगता है कि हाईवे तो आएगा ही नहीं और ये 15,000 रुपए कमाने का मौका भी है। तो यहाँ पे तो लैंडलॉर्ड अपने फ्रेंड के साथ एक अलग डील करता है और रोहन के साथ एक अलग डील करता है। तो रोहन के साथ उसने क्या करा कि 50,000 रुपए लेके उसने एक हक बेच दिया, और वही लैंडलॉर्ड फिर कहाँ जाता है, अपने दोस्त के पास बोलता है कि ये 15,000 रुपए तुम रख लो, और जो भाव अभी चल रहा है जमीन का, 1 महीने के बाद आके मैं तुम्हें उसी भाव पे ये तुमसे जमीन खरीद लूंगा। तो ऐसा करके क्या हो गया, अब समझिए, अगर उसने ऐसा किया है तो दैट मीन्स नेट क्रेडिट कितना था, नेट क्रेडिट कितना हो गया अब देखते हैं। 50,000 रुपए पहले क्रेडिट हुए थे उसके पास, जब उसने रोहन से डील की थी, उसने हक बेचा था तो उसके अगेंस्ट में 50,000 रुपए मिले थे, तो वो क्रेडिट हो गए। अब हो गया अपने दोस्त के पास। अब यहाँ पे उसने क्या किया, हक खरीदा है तो उसकी जेब से रुपए जाएंगे, तो 15,000 रुपए चले गए, तो नेट क्रेडिट कितना हुआ, 35,000। अगर इसका व्यू सही होता है और वो हाईवे नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो गेन था, जो 50,000 हो सकता था, 35,000 होगा, क्योंकि इसने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया है 15,000 रुपए देके। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब चल पड़ते हैं क्रेडिट स्प्रेड की बात की तरफ। तो यहाँ तक तो हम समझ गए थे कि इनका भाई साहब व्यू था, इनको लग रहा था 26,000 से नीचे बाजार नहीं गिरेगा, तो उसने बिकवाली कर दी थी। अब कहीं ना कहीं ट्रेडर भाई साहब को भी डर लगने लगा और उनका व्यू गलत हो गया, तो क्या होगा, तो वो भी अपने लॉसेस को, अपने रिस्क को मैनेज करने के बारे में सोचने लगे। जैसे यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने हक खरीदा था अपने दोस्त से, ये गए 25,800 का पुट खरीद लाए। तो प्रीमियम कितना चल रहा था, 20 रुपए चल रहा था, तो डेबिट कितने से हुए, 20 into 65, 1300। तो आपको तो ये समझ ही आ गया होगा ना, क्योंकि स्ट्रेटजी बिल्डिंग वाली कोर्स में जो पहला लेक्चर मैंने किया था, तो उसमें साफ साफ बताया था मैंने आपको, जो सेलर होता है वो डेबिट क्रेडिट साइड होता है। अब यहाँ पे बाइंग हो गई है, तो बाइंग कौन सी साइड होगी, डेबिट साइड होगी बाइंग। यहाँ पे भी डेबिट साइड हो गई। तो स्टार्टिंग में ये क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था, अब ये क्या हो गया है, डेबिट हो गया है। तो यहाँ पे भी ट्रेडर को डर लगने लगा कि अगर उसका व्यू गलत हो गया, अगर उसका व्यू गलत हो गया तो क्या होगा। अगर उसका व्यू गलत हो गया तो 26,000 से नीचे बाजार चलने लगेगा। अभी उसका व्यू यही तो है कि बाजार 26,000 से नीचे नहीं जा सकता। अगर उसका व्यू गलत हो गया तो बाजार 26,000 के नीचे चलने लगेगा। अगर बाजार 26,000 के नीचे चलने लगेगा, दैट मीन्स निफ्टी का स्पॉट प्राइस डिक्रीज हो रहा है। दैट इसका मतलब यही तो हुआ कि बाजार बेरिश हुआ, दैट मीन्स निफ्टी का स्पॉट प्राइस डिक्रीज होने लगा। जब निफ्टी का स्पॉट प्राइस डिक्रीज होगा, तो ये पुट साइड का प्रीमियम बढ़ने लगेगा। भले ही निफ्टी का प्राइस डिक्रीज होके क्यों ना पाताल लोक में घुस जाए, लेकिन उसका जो लॉस होगा वो लिमिटेड ही रहेगा। क्या रहेगा, उसका लॉस होगा वो लिमिटेड ही रहेगा। इसीलिए समझदारी दिखाते हुए उसने ये पुट ऑप्शन में खरीदारी की है, जिसको हम हेजिंग नाम से भी जानते हैं। और ये मैंने बताया भी हुआ है कि फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बताया था मैंने आपको हेजिंग। ये भी एक तरह से हेजिंग ही है। तो यहाँ पे इनके केस में, ये जो राइटर है, इनके केस में नेट क्रेडिट क्या हुआ, स्टार्टिंग में कितना हुआ था क्रेडिट, 6500, 1,300 रुपए डेबिट हो गया। तो नेट क्रेडिट कितना हो गया इनके केस में, 5200। 5200, दैट मीन्स अगर ये बाइंग नहीं करते और इनका व्यू सही होता, अगर ये राइटर साहब बाइंग नहीं करते, इनका व्यू सही होता, तो इनको 6500 रुपीज मिलते। अब यहाँ पे इनने क्या किया है, अपने रिस्क को मैनेज कर लिया है। तो अगर इनका व्यू अब सही होगा ये बाई करने के बाद, तो इनको कितना मुनाफा होगा, 5200 का। तो आई थिंक यहाँ तक तो बातें सेम चल रही हैं। और यहाँ यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है, हमारे उदाहरण और क्रेडिट स्प्रेड की इंटरलिंकिंग तो काफी सही तरीके से हो गई है। अब थोड़ी दूसरी बातों की तरफ अपना रुख करते हैं, जहां हम समझेंगे कि जो वर्स्ट सिनेरियो है, वर्स्ट सिनेरियो में इन दोनों का क्या होगा, और जो बेस्ट सिनेरियो है, बेस्ट सिनेरियो में इन दोनों का क्या हो सकता है। चलिए इस बात को समझने की तरफ अपना रुख करते हैं। तो सर आइए यहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं लैंडलॉर्ड और क्रेडिट स्प्रेड के केस में बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। तो हमारे लैंडलॉर्ड साहब का व्यू क्या है कि हाईवे वोंट कम। इनको लगता है कि हाईवे नहीं आएगा। अगर इनका व्यू सच हो जाएगा, हाईवे वो एक्चुअली आए ही ना, तो क्या होगा। तो लैंडलॉर्ड साहब ने क्या किया था, दो सौदे किए थे। पहला सौदा क्या था, पहले सौदे में उन्हें 50,000 रुपए क्रेडिट हुए थे। क्यों क्रेडिट हुए थे,
इसलिए क्रेडिट हुए थे, इन्होंने एक राइट सेल किया था यहाँ पे। और दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ था, 15,000 रुपए से ये डेबिट हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक राइट बाई कर लिया था, हक को बाई कर लिया था। तो यहाँ पे अगर इनके अकॉर्डिंग सारी चीजें हुई तो क्या होगा, इनके अकॉर्डिंग सारी चीजें हुई तो ये पहला सौदा है, इसमें तो ये क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, विन हो जाएंगे। और ये दूसरे सौदे में ये हार जाएंगे। ठीक, तो अब इन टोटल इनको फायदा कितना होगा, 50,000 में से 15,000 गए, तो इनका अगर व्यू सही हुआ तो इनको 35,000 रुपए मिल जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं ये क्रेडिट स्प्रेड की। यहाँ पे बैठे वो राइटर भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनको देख लेते हैं। इनका क्या व्यू था कि मार्केट 26,000 से नीचे नहीं जाएगी, मार्केट वॉन्ट गो बिलो 26,000। अब इनका भी व्यू सही हो गया। अब एक्सपायरी के दिन क्या दिखता है, एक्सपायरी के दिन बाजार खड़ा होता है 26,100 पे। तो यहाँ पे इनका व्यू भी सही हो गया। इनको क्या लगता था कि बाजार कहां से नहीं जाएगा, बाजार 26,000 के नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इनका व्यू सही हो गया, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम बाजार खड़ा हुआ है 26,100। अब जब बाजार 26,100 पे खड़ा हुआ है एक्सपायरी के दिन, तो तो यहाँ पे जो 26,000 वो क्या हो चुका होगा, 26,000 यहाँ पे बन चुका होगा ओटीएम। कैसे बन चुका होगा, तो सर जहां पे हम लोग जब कॉन्सेप्ट समझ रहे थे स्ट्रेटजी बनाने से पहले, तो वहां पे एक लेक्चर ऐसा भी था जिसका टाइटल था एवरीथिंग अबाउट प्रीमियम। तो जहां पे मैंने प्रीमियम के बारे में सारी चीजें बताई थी, तो वहां हमने ये डिस्कस किया था, जब वो डूम्स डे आता है, जब वो एक्सपायरी द एंड डे आता है, तो ओटीएम के प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। तो ये बात अगर आपको नहीं समझ आ पा रही है तो आप गलती से यहाँ पे आ गए हैं। पहले आपको वो कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट, कॉन्सेप्ट वाले कोर्स को पूरा पढ़ना था, पूरा समझना था, तब यहाँ आना था। आई होप वैसे ही आप बात आपको पता ही होगी कि बाजार अगर एक्सपायरी पे 26,100 पे खड़ा हुआ है, तो पुट साइड में 26,000 क्या हो चुका होगा, ओटीएम हो चुका होगा। ओटीएम हो चुका होगा। इसका प्रीमियम कितना था, 100 रुपीज था प्रीमियम। तो अब ये क्या हो चुका होगा, ये जीरो हो चुका होगा। ये क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रीमियम जीरो हो गया। दैट मीन्स ये प्रीमियम पूरा इस ट्रेडर को मिल गया। तो ये प्रीमियम पूरा इस ट्रेडर को मिल गया, क्योंकि इसका व्यू क्या था कि बाजार 26,000 से ऊपर नहीं जा और 26,000 से नीचे नहीं जा सकता, और बाजार 26,000 से नीचे गया ही नहीं। और एक्सपायरी के दिन जो उसे पूरा प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, इस पूरे प्रीमियम को उसने पूरा गला लिया और 100 रुपए का प्रीमियम उसे पूरा मिल गया। ये तो पहला केस था। और दूसरे वाले केस में उसने क्या किया था, दूसरे वाले केस में 25,800 को उसने बाई कर लिया था। जब भैया 26,000 ओटीएम हो गया है, तो 25,800 क्या बच जाएगा, 25,800 भी ओटीएम हो जाएगा। ओटीएम हो जाएगा। इसका प्रीमियम कितना था, जीरो। और सो प्रीमियम कितना था, 20। और जब ये एक्सपायरी के दिन ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, जो ये वाली पोजीशन थी, ये वाली पोजीशन सेलिंग साइड, तो ये क्या हो गया, इसमें तो वो जीत गया, ये उसका प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे ये बाइंग वाली पोजीशन थी। ये कौन सी पोजीशन थी, यहाँ पे बाई किया था, तो ये बाइंग वाली पोजीशन थी। अब बाइंग वाली पोजीशन थी, तो अब ये एक्सपायरी के दिन 25,800 जीरो हो गया। दैट मीन्स कितना नुकसान, यहाँ पे नुकसान कितना है, -20 का। तो नेट उसे कितना प्रीमियम मिला, नेट उसे कितना प्रीमियम मिला, 100 प्लस 100 -20। तो नेट प्रीमियम जो उसे मिला, वो मिला 80 रुपीज का प्रीमियम का उसे प्रॉफिट हुआ। और लॉट साइज कितना था, 65। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 0, 8, 5 48, 4, 8, 6, 48, 48 तो यहाँ पे इसको कितना होगा, 5200 का प्रॉफिट होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि अगर चीजें सारी इन लोगों के व्यू के अकॉर्डिंग चलेंगी, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड जीत जाएगा और 35,000 रुपए बना के ले जाएगा।
और अगर एक राइटर के केस में अगर क्रेडिट स्प्रेड को लेके जो उसने व्यू बनाया था, अगर वो व्यू सही होगा उसका, तो वो भी यहाँ पे 5200 रुपीज लेके जीत जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब चल पड़ते हैं वर्स्ट सिनेरियो, मतलब सबसे बुरा क्या हो सकता है, इस बात को समझने की तरफ। तो आइए देखते हैं अब इन दोनों केस में सबसे बुरा क्या हो सकता है। इनका व्यू क्या था कि हाईवे आएगा नहीं, और अगर हाईवे आ जाएगा तो फिर लैंडलॉर्ड के साथ क्या होगा, इस बात को समझते हैं। तो बात वही है, लैंडलॉर्ड ने क्या किए हैं, दो सौदे किए हैं। पहला सौदा क्या था, पहले सौदे में उसे 50,000 रुपए क्रेडिट हुए थे, उसने क्या बेचा था, एक राइट सेल किया था। क्या सेल किया था, एक राइट सेल किया था रोहन को। और दूसरे सौदे में क्या था, 15,000 रुपए से डेबिट हुआ था। यहाँ पे क्यों डेबिट हुआ था, क्योंकि उसने बाई किया था। क्यों, क्या किया था उसने, यहाँ पे बाई किया था। क्या बाई किया था, एक राइट बाई किया था। तो जो जो पहला वाला सौदा था वहां पे क्या था, वहां पे ये 50,000 रुपए क्रेडिट हुए थे, और यहाँ पे क्या हुआ था, 15,000 रुपए डेबिट हुए थे। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। अगर वो हाईवे आ गया, अगर वो हाईवे आ गया तो यहाँ पे रोहन जीत जाएगा और लैंडलॉर्ड हार जाएगा। तो अगर हाईवे आ गया तो ये पहला वाला सौदा है, ये पहला वाला सौदा है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। ठीक। और ये दूसरा वाला सौदा है, इसमें क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ। अब आप ये इमेजिन करिए कि अगर लैंडलॉर्ड ने ये दूसरा सौदा नहीं किया होता, अगर इस लैंडलॉर्ड ने ये दूसरा सौदा नहीं किया होता, तो सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान ही होता। अब दूसरा उसने जो सौदा कर लिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे उसको कुछ नुकसान हो गया है, कुछ प्रॉफिट हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, उसका नुकसान लिमिटेड नुकसान हो गया है, एक लिमिटेड लॉस हो गया है। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे समझदारी वाला काम किया है और अपनी रिस्क को मैनेज किया है। तो नुकसान तो होगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं होगा, उस हिसाब से नहीं होगा। दैट मीन्स अगर उसने ये वाला स्टेप नहीं लिया होता, यहाँ पे अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया होता, तो इसका भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा होता। अब उसका नुकसान क्या हो गया, लिमिटेड हो गया नुकसान। ठीक है। अब बात आते हैं यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड पे। तो इनका व्यू क्या था कि बाजार 26,000 से नीचे नहीं जा सकता। एक्सपायरी पे ये बाजार खड़ा हुआ है 25,500 पे, 25,500 पे खड़ा हुआ है। और यहाँ पे इनका व्यू क्या था कि बाजार 26,000 से नीचे नहीं जा सकता, और बाजार 26,000 से 500 पॉइंट नीचे आके खड़ा हुआ है। अब इनकी दोनों पोजीशंस में क्या हो रहा होगा, इस पोजीशन में क्या हो रहा होगा सर, इस पोजीशन में नुकसान हो रहा होगा। क्यों नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट का प्राइस क्या हो गया है, स्पॉट का प्राइस नीचे आ रहा है, बेयरिश हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि 26,000 से 25,500 पे बाजार आ गया है। दैट मीन्स स्पॉट का प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और हमें ये पता था, जब स्पॉट का प्राइस गिरता है तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़ने लगते हैं। तो अब ये जो आपकी पुट साइड है, जब स्पॉट का प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा, इस पुट साइड के प्रीमियम बढ़ने लगेंगे। कितना प्रीमियम था इसका, प्रीमियम हम लोगों ने कितना लिया था, 100 रुपए लिए, 100 लिया था इसका प्रीमियम हम लोगों ने। ठीक, 100 लिया था। तो अब ये इस पोजीशन को सेल किया गया है, तो इस राइटर को कब मुनाफा होगा, जब इसका प्रीमियम 100 से नीचे चलता चला जाए, 90, 80 और करते करते एक्सपायरी पे 0 हो जाए, तभी तो मुनाफा होगा। और अगर ये प्रीमियम बढ़ने लगा तो सेलर को मुनाफा ही नहीं होगा, कि सेलर को तो कब मजा आता है, सेलर को तब मजा आता है जब भाव गिरता है। यहाँ तो भाव गिर ही नहीं रहा। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि स्पॉट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़ने लगेंगे। और यहाँ पे सेलर को क्या चाहिए था कि ये 100 रुपए का प्रीमियम है, ये बढ़े नहीं, घटता रहे और 0 हो जाए, ये चाहिए था। यहाँ पे उल्टी कहानी हो गई। ठीक। तो इस वाली पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में तो इस राइटर को लॉस हो रहा होगा। अब बात करते हैं इस वाली पोजीशन की। तो भाई जब स्पॉट का प्राइस गिरता है तो पुट साइड के ऑप्शंस भिड़ने लगते हैं। अब ये वाली पोजीशन कौन सी साइड थी, ये बाइंग साइड थी, और यहाँ पे प्रीमियम कितना था, 20 रुपए था। ठीक। तो अब क्या हुआ, स्पॉट का प्राइस गिरा, स्पॉट का प्राइस गिरा तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़ने लगेंगे। ये वाला भी प्रीमियम बढ़ने लगा था, लेकिन ये सौदा सेलिंग साइड था, तो इसमें लॉस हो रहा था। अब
स्पॉट का प्राइस गिर रहा है तो ये वाला प्रीमियम ही बढ़ने लगेगा, लेकिन ये बाइंग साइड है तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब ये देखिए, अब रिस्क की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे इन राइटर भाई साहब के पास ये वाली पोजीशन नहीं होती, ये वाली पोजीशन नहीं होती तो इनका नुकसान काफी लंबा हो सकता था, क्योंकि बाजार तो अभी 25,500 पे आया है ना। तो अगर मतलब कुछ ऐसा इवेंट हो जाए कि बाजार गिरता ही चला जाए, लेट्स से बाजार गिरता ही चला जाए, तो बाजार 25,000 पे भी जा सकता है, 24,000 पे भी जा सकता है, 20,000 पे भी आ सकता है। कोरोना में आपने देखा ही होगा ऐसा कुछ, ठीक। तो यहाँ पे इन सेलर भाई साहब की रिस्क बहुत काइंड ऑफ अनलिमिटेड हो जाती, लेकिन इनने समझदारी वाला काम किया। अब इन्होंने ये पोजीशन ले ली है तो बाजार चाहे गिर गिर के पाताल लोक में क्यों ना घुस जाए, इनका लॉस लिमिटेड रहेगा। कैसे रहेगा आइए दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे ये इनको कितना प्रीमियम मिला था, 100 रुपए यहाँ क्रेडिट हुए थे, सेलिंग साइड पे थे, 20 रुपए डेबिट हुए थे, बाइंग साइड पे थे। तो कितना प्रीमियम क्रेडिट हुआ, 100 - 20, ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, तो नेट क्रेडिट कितना हुआ, 80। ठीक। अब 26,000 को सेल किया गया है और 25,800 को क्या किया गया है, बाई किया गया है। 26,000 को सेल किया गया है, 25,800 को बाई किया गया है, इससे इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 200। ठीक। अब हमें लॉस निकालना है कि इनको कितना लॉस हो सकता है ट्रेडर भाई साहब को। तो देखते हैं कितने पॉइंट का लॉस होता है। यहाँ पे कितने पॉइंट्स आए, 200, यहाँ पे कितने, 80। 200 - 80 कितना आता है आंसर, 120। तो इन्हें 120 पॉइंट्स का नुकसान होगा। और लॉट साइज कितना है, 65। अगर इसे हम रुपए में देखें तो 12 5 60 का 6, 12 6 72, 72 और 6 7800। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाजार अब चाहे कितना भी नीचे चला जाए, इसका मतलब ये है कि बाजार अब चाहे कितना भी नीचे चला जाए, इन राइटर भाई साहब को 7800 से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी इन लैंडलॉर्ड ने अपने क्या किया, अपनी रिस्क को मैनेज कर लिया, और इस समझदार राइटर ने भी अपनी रिस्क को मैनेज कर लिया। तो आई होप अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि क्रेडिट स्प्रेड की वर्किंग कैसे होती है, किस तरह से वर्क करता है। अब बढ़ चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए सर, एक बार फिर से मैं आपको स्वागत कर देता हूं इस वीडियो के एंड सेगमेंट में, जहां हम क्या करने वाले हैं, जहां हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड के संबंध में, और उसके बाद सारी चीजों को कंक्लूड कर देंगे और इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो आइए सबसे पहले डेबिट स्प्रेड की बात कर लेते हैं। तो डेबिट स्प्रेड में क्या होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, बाइंग की जाती है। सबसे पहले क्या की जाती है, बाइंग की जाती है, आप समझ चुके होंगे अब तक तो। और उसके बाद एक स्ट्राइक प्राइस क्या की जाती है, सेल की जाती है। पहले बाइंग फिर बाद में सेल, यही लिखा हुआ है। व्हेन यू बाई ए स्प्रेड, जब आप किसी स्प्रेड को बाई करते हो, द सोल्ड पोर्शन, दूसरे पोर्शन की बात हो रही है, द सोल्ड पोर्शन इज द इंश्योरेंस फॉर, ये एज ए इंश्योरेंस काम करता है किसके लिए, फॉर योर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, फॉर योर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब यहाँ पे ये बाई वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या चीज बोली जा रही है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो भाई बाई और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है, जो आप कोई चीज बाई करने जाओगे तभी तो आपकी पॉकेट से मनी बाहर आएगा, ये उस चीज की बात हो रही है। तो अगर सीधे सीधे इसकी बात समझे, व्हेन यू बाई ए स्प्रेड द सोल्ड पोर्शन, द सोल्ड पोर्शन मतलब ये दूसरा वाला, द सोल्ड पोर्शन इज द इंश्योरेंस फॉर योर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ये क्या बात हो रही है, कि सोल्ड पोर्शन क्या है, इंश्योरेंस है किसका, इसका। ठीक। तो अगर हम नेकेड बाइंग करते तो कहीं ना कहीं हमारा काफी चीजें स्टेक पे होती, काफी हम रिस्क में होते। अब यहाँ पे क्या हो गया है, हमने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया है। अब क्रेडिट क्रेडिट स्प्रेड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां से बढ़ने से पहले एक बात तो कहना चाहूंगा। अगर ये वाली बात, इस साइड की बात अगर आपको कम समझ आई हो, तो आप क्या कर सकते हैं, डेबिट स्प्रेड पे जो डेडिकेटेडली मैंने वीडियो बनाया है 45 मिनट लगा के यही बात को समझाने के लिए,
तो आप जाके वो देख सकते हैं। वो आपको इसी रिसेंट में जो प्लेलिस्ट चल रही है उसी में दूसरे नंबर पे वो वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रेडिट स्प्रेड की। यहाँ समझते हैं क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है। पहले सेल होता है और फिर बाद में बाई किया जाता है। चलिए देखते हैं। व्हेन यू सेल ए स्प्रेड, जब आप एक स्प्रेड को सेल करते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, द बाउट पोर्शन, मतलब अब दूसरे वाले की बात हो रही है, जो आपने बाइंग की है ना, इस चीज की बात हो रही है। द बाउट पोर्शन इज द इंश्योरेंस। जो बाउट पोर्शन है वो क्या काम करता है, इंश्योरेंस का काम करता है। इंश्योरेंस का काम करता है। ये किसका काम करता है, इंश्योरेंस का काम करता है। किसके लिए काम करता है, फॉर द अनलिमिटेड रिस्क। यहाँ पे जो सेलिंग में जो अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है उसके लिए क्या करता है, इंश्योरेंस का काम करता है। कैसे काम करता है आप देखते हैं इसको। भाई जब हम जो लैंडलॉर्ड वाला उदाहरण ले रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि हाईवे आएगा, जमीन का प्राइस 50 लाख से 80 लाख हो जाएगा। ये तो हम बात कर रहे थे सर। अगर हाईवे आ गया और इधर उधर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होते गए तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि प्राइस 80 लाख से 80 लाख ही अप्रिशिएट हो। प्राइस 1 करोड़ हो सकता है, प्राइस 1 करोड़ 20 लाख हो सकता है, प्राइस 1.5 करोड़ भी पहुंच सकता है, डबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, लैंडलॉर्ड का रिस्क क्या है, अनलिमिटेड है। क्योंकि अगर हाईवे नहीं आया तो उसको रोहन के 50,000 रुपए मिल जाएंगे। और अगर हाईवे आ गया, अगर हाईवे आने के बाद उस जमीन का प्राइस काफी ज्यादा अप्रिशिएट हो गया तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड का रिस्क क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ अनलिमिटेड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर एक बाइंग करनी पड़ेगी। और बाइंग करने से क्या हो जाएगा, उस लैंडलॉर्ड का रिस्क भी मैनेज हो जाएगा। यही बात अभी हमने इस पूरे वीडियो में समझी थी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं सारी चीजों को कंक्लूड करने की तरफ। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ध्यान से सुनिएगा। ये कंक्लूजन नहीं, एक कटु सत्य है। देखिए, स्प्रेड आर फॉर दोज ट्रेडर्स। स्प्रेड केवल उन ट्रेडर्स के लिए होते हैं सॉरी, हु कम टू मार्केट, जो मार्केट में आए होते हैं, टू डू बिजनेस, धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नॉट टू गैम्बल, ना कि जुआ खेलने के लिए। इस लाइन को फिर से दोहरा देता हूं सर। क्या कंक्लूजन निकला सर, स्प्रेड आर फॉर दोज ट्रेडर, स्प्रेड उन ट्रेडर्स के लिए होते हैं, हु केम टू द मार्केट, जो बाजार में आते हैं बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए, ना कि जुआ खेलने के लिए। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी। तो अब यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करना है और यहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ, क्रेडिट स्प्रेड की जो अवधारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो तो हमने यहाँ पे बोर्ड पे बहुत तरीके से समझ लिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझ लिया। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस क्रेडिट स्प्रेड को प्रैक्टिकली कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और जाने से पहले सर वही बात करूंगा। तो वो बात करने से एक चीज बताइए सर, जो मैं बात हमेशा बोलता हूं कि सर अपने दिमाग से आपको लूसीफर को भगाना ही होगा, हटाना ही होगा। तो सर क्या चल रहा है, भगा पाए कि नहीं भगा पाए, हटा पाए कि नहीं हटा पाए। और अगर आप नहीं हटा पाए होंगे तो पता है क्या हो रहा होगा, अगर आप नहीं हटा पाए होंगे तो ये होने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। आप रोज एक ट्रेडिंग मिस्टेक करते होगे और उसे रोज दोहराते होगे। तो ये किसकी वजह से होता है सर, ये लूसीफर की वजह से होता है। तो वो कहाँ पे छुपा बैठा होता है, आपके दिमाग में छुपा बैठा होता है। और क्योंकि उसको पता होता है कि दिमाग में ही कॉन्सेप्ट बैठे जाते हैं, बिठाए जाते हैं, और वो चाहता ही नहीं कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तभी वो आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार करता रहता है, आप इमोशनल होते रहते हो। तो सर ये सब करना छोड़ दीजिए, उस लूसीफर को अपने भेजे से, अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दीजिए और वहां पर बाजार के कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। नहीं तो सफलता कोसों दूर रहने वाली है, ये एक कटु सत्य है। इस कटु सत्य के साथ ही आपको छोड़ के जाना चाहूंगा। सो सर, दिस इज अंकित द्विवेदी signing off from the Lucifer candle, and let's keep the light burning.